हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज़ मोहम्मद इकबाल। ओके, तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके मेजर कंट्रीब्यूशन को जानेंगे, इनके वर्क को समझेंगे और इनके क्या कोर आइडियाज़ रहे हैं वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन देखिए। तो इनका फुल नेम है सर मोहम्मद इकबाल और इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1877 से 1938 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। और इनको जाना जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ठीक है, पोइट हैं और पॉलिटिकल थिंकर, और साथ ही साथ क्या है, एक बहुत बड़े लॉयर भी हैं। और इनको अल्मा इकबाल भी कहा जाता है। देखो, ये इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि इनके आइडियाज़ में इस्लाम इनके सेंटर कोर बिलीफ रहता है। तो मे बी हम लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि इनके जो वर्ड्स वगैरह हैं वो उर्दू में हैं, अरबिक में हैं, तो वो चीज़ों को हम समझेंगे, बट स्टिल हमें इनको समझना है क्योंकि हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, वो तो देखनी पड़ेगा। और साथ के साथ इन्हें पोएट ऑफ द ईस्ट की भी उपाधि दी गई है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है, पता होनी चाहिए। और हम इनके मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है। आज जो प्रेजेंट आप पाकिस्तान देख रहे हो वो टू नेशन थ्योरी थी, जिसको बोला गया था कि इंडिया हिंदू लोगों के लिए होगा और पाकिस्तान मुस्लिम्स लोगों के लिए होगा। तो उसका एक फाउंडेशन इन्होंने क्रिएट किया था, जिस तरीके से लोगों में इंजेक्ट किया था इन्होंने एक आइडिया कि किस तरीके से मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए जहाँ पे वो लोग रूल कर सकें, अपने तरीके से गवर्नमेंट रन कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आई हैं, इनके कोर बिलीफ और इनके आइडियाज़ से निकल कर आई हैं। और इनकी जो फिलॉसफी है उसमें हमें ब्लेंड देखने को मिलता है इस्लामिक रिवाइवलिज्म का और मॉडर्निज्म का। मतलब इनका मानना था कि प्रेजेंट हम जितनी भी आधुनिकरण देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं, उसको हमें ब्लेंड कर देना चाहिए इस्लामिक रिवाइवलिज्म के साथ में। मतलब अपने ही उसके बोल सकते हैं एक तरीके से अपने धर्म के इर्द गिर्द रहना चाहिए मॉडर्नाइजेशन को भी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ये। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन को अगर हम डिस्कस करें तो इनका जन्म सियालकोट में हुआ था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। दो पंजाब है, सबको पता है, एक पंजाब हमारे भारत में, एक पंजाब किसमें है, पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ पे सियालकोट जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने स्टडी किया था फिलोसफी कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, ठीक है। एंड ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड म्यूनिक यूनिवर्सिटी पीएचडी इन फिलोसफी। तो इन्होंने पीएचडी स्कॉलर रहे हैं बहुत बड़े, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी क्या किया, एजुकेशन ली है। एंड ही इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न फिलोसफर लाइक नेस्टे, बर्डसन एंड गोथे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है और उनसे बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं। और उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किया, अपनी सारी थ्योरी और फिलोसफी को लिखा हुआ है। एंड डीपली रूटेड इन इस्लामिक थॉट, स्पेशली रूमी। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, पूरी तरीके से इस्लामिक जो थॉट होते हैं, इस्लाम सरिया कानून जो भी होता है, उसमें पूरी तरीके से अपने आप को डीपली इन्फ्लुएंस्ड मानते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड अपने आप को खुद को बताते हैं, ठीक है। देन हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, इनके मेजर वर्क को हम डिस्कस करेंगे। इनके जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे। तो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक ही है जो उन्होंने 1930 में लिखी है। साथ में बंगेद्रा कॉल फॉर द मार्चिंग बेल, ये थोड़ा उन्होंने अपनी भाषा में लिखी है तो हम लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आपको बस याद रखनी है। असरार ए खुदी, सीक्रेट ऑफ द सेल्फ की, ये भी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। रिमे ए बेखुदी, मिस्ट्री ऑफ सेल्फलेसनेस, ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। ज़बान और अज़म एंड जाबिद नामा, ये भी इनके बहुत ज़्यादा मेजर वर्क रहे हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। हिस्टोरिकल पीरियड में बात करेंगे, किसके पीरियड, टाइम पीरियड में इनके जो थॉट्स हैं उनका एवोल्यूशन हुआ, या फिर इनके थॉट कौन कौन से हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे परिस्थितियों में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनी जब रूल था इंडिया में, पूरे भारत में, तभी इनका टाइम पीरियड है। आप पीछे देख सकते हो 1817 से 1938 तक के टाइम पीरियड में क्या है, ब्रिटिश रूल था हमारे भारत में, जिसमें राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो देखने को हमें मिलती है। साथ में ऑटोमन खलीफा का जो डिक्लाइन था उस टाइम पीरियड को उन्होंने क्या है, अपने टाइम में देखा है, या फिर उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, विटनेस किया। और किस तरीके से इस्लाम को उस टाइम, इस्लाम को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे थे लोग। क्यों कर रहे थे, क्योंकि भारत में देखो, ब्रिटिशर्स को अपनी सत्ता बहुत आगे तक चलानी थी, ब्रिटिशर्स को भारत में बहुत टाइम तक बने रहना था। तो उसके लिए उन्होंने एक आइडिया सोचा, क्यों ना हम भारत में रह के एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएं। क्यों ना हम भारत में जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म के हो गए, चाहे सिख हो गए, चाहे वो भारत में हिंदू धर्म के हो गए, इनका बंटवारा कर दें, ठीक है, इनको बांट दें, एक के प्रति दूसरे का नफरत फैलाना, यही तो राजनीति होती है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, हमेशा हिंदुओं का फेवर किया, जिससे मुस्लिम लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्या लगने लगा कि हम इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं, हम अलाइन हैं, ठीक है।
इसलिए उनकी डिमांड जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनकी एक एस्पिरेशन निकल कर आई कि हमारे साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार होता आ रहा है तो आगे भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। इससे बढ़िया है कि हम सारे मुसलमान लोग एक दूसरा नेशन बना लें, एक दूसरा ही देश बना लें, और हमारी ये डिमांड भी सुनी जा सकती है अगर हम एकजुट हो जाएं। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में ही इकबाल जैसे एक बहुत बड़े नेशनल लीडर या फिर फिलोसफर निकल कर आते हैं जिनकी आइडियोलॉजी पे ये सारे लोग चलते हैं, जिनके आइडियाज़ को मानते हैं, और आगे चल के इस तरीके से पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड स्ट्रगल बिटवीन वेस्टर्न मॉडर्निटी एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, और इनके जो देखते हैं कि किस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और इस्लामिक का ट्रेडिशन है, उसके बीच में कितना स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल पीरियड में इनके सारे जो थॉट होते हैं, इनके विचार होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, और वो किस तरीके से इनको सोचते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इनके इकबाल की पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे की जो इतनी स्लाइड्स उसको डिटेल में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू देखते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इकबाल के जो थॉट है वो सेंटर्ड करते हैं किन किन चीज़ों के अराउंड, खुदी का मतलब होता है सेल्फहुड या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। देखो, हिंदू धर्म में जैसी चीज़ें दिखी थी, हमने कबीर को पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था, वो खुद सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट रीजनिंग की बात कर रहे थे। उसी तरीके से ये इस्लाम में बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़े वर्ड्स वगैरह हमें याद रखने हैं जो इनसे थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, हमें डिफरेंट लग रहे होंगे, बट जो भी क्लास में, सॉरी टू से, जो भी मुस्लिम लोग हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भाई पढ़ा है और वो मुझसे ज़्यादा बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें इतना ही पढ़ना है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो खुदी का एक कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, खुदी का मतलब होता है सेल्फहुड और द सेल्फ रियलाइज, जिसमें सेल्फ की बात करते हैं। ठीक है, अपने आप की बात करते हैं। उसमें इस्तिहाद दूसरा है, मिलात है, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, साथ में इस्लामिक स्टेट एंड द नेशनहुड की भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो ये इनके एक तरीके से हमें पॉलिटिकल ओवरव्यू और द फिलोसफी देखने को मिलती है, जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम की खुदी के कॉन्सेप्ट की बात करें जिसमें सेल्फहुड की बात करते हैं, तो खुदी का कॉन्सेप्ट इनका ये कहता है, इट इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ हिज फिलोसफी। इनकी जो पूरी फिलोसफी उन्होंने दी है उसका सेंट्रल आइडिया ही खुदी है। साथ में इट एम्फोसाइजेज द सेल्फ रियलाइजेशन, डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और ये क्या एम्फोसाइज करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पर, डिग्निटी पर, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। साथ में ट्रू सेल्फहुड कम्स फ्रॉम द क्लोजनेस ऑफ गॉड एंड मोरल स्ट्रेंथ। इनका मानना है कि आप जब ट्रू सेल्फहुड को समझेंगे, अपने आप को सही समझेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से आएगी, जब आप भगवान को अपने बिल्कुल करीब ले आएंगे। ठीक है, मतलब भगवान की भक्ति में रहेंगे और आप मोरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेंगे। मतलब आप मोरली अगर करप्ट नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, दूसरों के लिए जलन भावना नहीं रखते हैं, जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी तो आप ट्रू सेल्फहुड को क्या कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, एंड ही वॉज अगेंस्ट द फैटलिज्म एंड द पैसिविटी अमंग मुस्लिम्स। और ये बहुत ज़्यादा फैटलिज्म और पैसिविटीज़ जो मुस्लिम्स के खिलाफ उस टाइम चल रही थी उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। जैसे होता है ना, कट्टरपंथी लोग होते हैं, उनके भी ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। ठीक है, मतलब ये मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्लिंच करना चाह रहे थे एक तरफ से इस्लामिक के साथ। और ये बात सही है, वक्त के साथ साथ इंसान को बदल देना चाहिए, अपने ख्वाब भी बदल देने चाहिए, अपनी सोच भी बदल देनी चाहिए। ठीक है, एंड इंस्पायर एक्टिव स्ट्रगल एंड क्रिएटिविटी। और उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया किस चीज़ को, एक्टिवली स्ट्रगल करो और क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा क्या करो, फोकस करो। ये इनका खुद ही का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेल्फहुड की बात करते हैं। इंसान अपने आप को कैसे पहचानेगा, जब वो नए नए काम करेगा, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करेगा, अपनी सोच को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, एक डिग्निटी की इच्छा रखेगा अपने लिए। अगर मैं सम्मान चाहती हूँ तो मैं मोस्ट प्रोबेबली है दूसरे लोगों का भी सम्मान करूँगी। ठीक है, अपनी अगर इंडिविजुअलिज्म मुझे प्यारा है या फिर फ्रीडम प्यारी है तो मैं दूसरे की फ्रीडम का भी रिस्पेक्ट करूँगी। ठीक है, वो बात कहते हैं। दूसरा इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो इज़्तिहाद का है, इस्तिहाद का, इंडिपेंडेंट रीजनिंग का। मेरा अगर कोई भी वर्ड गलत आ रहा हो तो सॉरी टू से, बट एडजस्ट कर लेना, और क्या है। इस्तिहाद का अगर हम इंडिपेंडेंट रीजनिंग का देखें तो इसमें ये एडवोकेट कहते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज, सरिया एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। इनका मानना है कि जो इस्लामिक लॉज लिखे गए हैं या फिर सरिया है, उनका री इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उनको दोबारा लिखना चाहिए, या फिर उनकी जो समझ है या फिर उनके जो कोर आइडियाज़ हैं उनको दोबारा रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के वो हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं है। जो चीज़ें 5000 साल पहले ठीक थी उस समाज के हिसाब से, क्या वो चीज़ें आज के समाज के हिसाब से ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। तो हमें क्या कर देना चाहिए, उनको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रेसेस दैट इस्लाम इज़ डायनामिक नॉट रिजिड। और ये कहते हैं कि जो इस्लाम है, जो इस्लाम धर्म है, वो डायनामिक है ना कि रिजिड है। मतलब जैसा इस्लाम धर्म पहले था वैसा ज़रूरी नहीं कि आज भी हम उसको फॉलो करते रहें, चलाते रहें, बहुत ज़्यादा उसको जटिल बना दें। इस्लाम धर्म को भी डायनामिक होना चाहिए, मतलब समय के साथ साथ परिवर्तनशील होना चाहिए, समय के साथ साथ चीज़ें बदल देनी चाहिए। ठीक है, जो समय को सूट करें।
एंड अपोज ब्लाइंड इमिटेशन तकलीद। तो वो कहते हैं कि इस्लाम को भी क्या है, आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मतलब आंख बंद करके इस्लाम को फॉलो मत करो। देखो धर्म में, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती हैं। कोई मुझे ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कोई भी धर्म अपने नज़र के हिसाब से या फिर अपने उस पे परफेक्ट है ही नहीं, उसको चेंज होना पड़ेगा। देखो इस्लाम धर्म की मैं अगर बुराई नहीं करूँ तो पहले आपको लगता हो जब इस्लाम बना होगा या फिर उसके कई साल, हज़ारों साल बाद भी जो विमेंस होंगी उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त होगी, काम करने की नहीं होगी। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, जो मुस्लिम औरतें हैं या फिर जो मुस्लिम्स विमेन हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बहुत कुछ है, ठीक है, जिनका जो मन कर रहा है, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, मस्त काम कर रहे हैं। लेकिन धर्म में भी उन्हें इजाज़त नहीं देता। वैसे हिंदू धर्म भी इजाज़त नहीं देता औरतों को, लेकिन आज औरतें देखो कितना आगे करके काम कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो सिर्फ इकबाल ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म को इतना ज़्यादा कठोर मत बनाओ, उसको आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से या फिर आने वाले समय के हिसाब से क्या करते रहो, डायनेमिक करते रहो, उसको क्या करो, फ्लेक्सिबल बनाओ, उसका री इंटरप्रिटेशन करो, ताकि वो मॉडर्न डेज को क्या कर सके, सूट कर सके, ठीक है। And he believed that the Muslim must engage with modern science, democracy, rationality through the Islamic principle। और उनका मानना था कि जो मुस्लिम्स होते हैं, जितने भी मुसलमान लोग होते हैं, उनको क्या होना चाहिए, मॉडर्न साइंस से, डेमोक्रेसी और रैशनैलिटी से रूबरू होना चाहिए, और इनको इस्लामिक प्रिंसिपल में क्या करना चाहिए, इंडल्ज करना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलात एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, इसकी देखेंगे मिलात और उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो इकबाल रिजेक्टेड द टेरिटोरियल नेशनलिज्म, जो इकबाल हैं वो रिजेक्ट करते हैं टेरिटोरियल नेशनलिज्म को। ऐसा नहीं है कि मैं भारत में बिलोंग करती हूँ तो मेरी जो मानवतावादी सोच है, मेरी जो रैशनैलिटी की सोच है, वो सिर्फ भारत के लोगों तक एप्लीकेबल होती है, नहीं, मुझे दुनियादारी के लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर मेरी हमदर्दी किसी भारत के रहने वाले इंसान के लिए, तो मेरी जो हमदर्दी है वो किसी पाकिस्तान में रहने वाले इंसान के लिए भी होनी चाहिए, और अमेरिका में रहने वाले इंसान के लिए। तो वहाँ पे ये चीज़ जो नेशनल टेरिटरी या फिर जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म की जो अर्ज है या फिर जो भावना लोगों के अंदर जगाई गई है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, गलत है, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटरी, आप लोगों को अगर अपने विचार लिबरल रखने हैं, अच्छे रखने हैं, दूसरों की सोच के लिए अच्छे रखने हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप घर वालों के लिए रख रहे हो कि अपने देशवासियों, सबके लिए रखो ना। फिर पूरी दुनिया में अगर सारे बच्चे हैं वो आपको पसंद हैं, तो अपने घर के भी बच्चे पसंद आने चाहिए, अपने बगल वालों को भी पसंद आने चाहिए। तो एक सोच होती है, वो आपको क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट करती है, और कोई भी सोच जो अच्छी है वो आपको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड ही ऑल्सो एम्फोसाइज द मुस्लिम यूनिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, और वो कहते हैं कि सारे भारत के या फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, जो इर्रेस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर्स, उन्हें बिल्कुल ये नहीं है कि ये भारत का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का है, तो हम सिर्फ भारत के मुसलमान ही आपस में भाई भाई हैं, पाकिस्तान के नहीं। इनका ये मानना था कि इस पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, जितने भी सब आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। भाईचारे की भावना को ये क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में एडवोकेट करते हैं स्पिरिचुअल और मोरल कम्युनिटी को बियॉन्ड द इस्लाम। इनका मानना है कि जो भी कम्युनिटी है, मतलब कम्युनिटी किसकी, इस्लामिक कम्युनिटी की, ठीक है, उसमें मोरलिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ये देखते हैं कि इस्लामिक सोशल ऑर्डर है, नॉट अ रिलीजन। ये बात सच है, सारे धर्म क्या होते हैं, एक सोशल ऑर्डर होते हैं, ना कि कोई धर्म होते हैं। और उसी तरीके से इन्होंने इस्लाम को भी बताया कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक सोशल ऑर्डर है जो समाज को बेहतर बनाता है, बेहतरीन बनाता है, ठीक है। एंड इकबाल व्यू ऑन इस्लामिक स्टेट, देखो इकबाल का व्यू क्या था इस्लामिक स्टेट को लेकर। तो वो एडवोकेट करते थे रिवाइवल ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब ऐसा एक पॉलिटिकल ऑर्डर बने जिसमें इस्लामिक ट्रेडिशन हो, इस्लामिक मोरल्स हो, इस्लामिक चीज़ें हों, ठीक है। इस्लाम में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मोरलिटी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, और एक दूसरे के सम्मान की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, ऐसा इकबाल का मानना था। एंड ही बिलीव पॉलिटिकल फ्रीडम एसेंशियल फॉर द इस्लामिक रीजनरेशन, और इनका मानना था कि पॉलिटिकली फ्रीडम जब आएगी, ठीक है, तो वो किस चीज़ के थ्रू आएगी, तो वो कहते हैं इस्लामिक रीजनरेशन के थ्रू आएगी। जब इस्लाम को आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, तब उसके थ्रू आप पॉलिटिकली अपने आप को क्या करोगे, फ्रीडम को क्या कर पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, या फिर फ्रीडम को समझ पाओगे। एंड वो अपने इलाहाबाद सेशन या फिर इलाहाबाद एड्रेस जो हुआ था 1930 में, उसमें वो सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की बात करते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, मतलब पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊँ, उनने बोला था इलाहाबाद सेशन में कि एक ऐसा हम टेरिटरी होगी जो हम पूरा किसको देंगे, मुसलमान के रहने के लिए देंगे, और इसी से एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट मिल गई पाकिस्तान की, ठीक है। जब इन्होंने ये बात रखी तो भाई जो मुस्लिम लीग थी उस समय की, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम्स की, तो उनके दिमाग में फ्री ऊपर आई कि हाँ यार, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से सबके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना पाकिस्तान को बनाया जाए, और फिर इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि आज आप प्रेजेंट देखती हो कि हमारे पास भारत भी और हमारे पास क्या है, पाकिस्तान भी है, ठीक है।
नेक्स्ट हम इसमें इकबाल एंड नेशनलिज्म की बारे में सोचेंगे कि इस्लाम जो इकबाल है उनका नेशनलिज्म के बारे में क्या कहना है, क्या समझना है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम इनके नेशनलिज्म के आइडिया के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं टेरिटोरियल नेशनलिज्म को, और इसको एक एंटी इस्लामिक बताते हैं। मतलब आप अगर टेरिटोरियल नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि ये हमारा मान लो भारत है या फिर ये हमारा पाकिस्तान है, हमें बस यहीं के लोगों की हिफाजत करनी है, यहीं के लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, यहीं के लोगों में एक इंजेक्ट करनी है ब्रदरहुड की फीलिंग, तो वो तुम गलत सोच रहे हो। और ये ऐसी सोच कैसी है, एंटी इस्लामिक है, ठीक है। ये देशद्रोही या फिर देश विद्रोही जो सोच होती है उस चीज़ को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ये बात सच है। देखो, अगर मैं भारत में रहती हूँ और मैं ये सोचूं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कोई कहीं भी मर रहा हो और मैं मदद कर सकती हूँ उसकी, और मैं ये सोचूं नहीं मैं उनकी मदद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ भारत वालों की ही मदद करूँगी, तो एक मेरी एंटी नेशनलिज्म भी सोच है ये मेरी। और ये मेरा धर्म भी नहीं कहता, मुझे धर्म भी मेरा ये नहीं सिखाता, मेरा मेरा जो मेरी सोल है वो भी मुझे ये नहीं सिखाती। तो ये चीज़ें क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। एंड ही एडवोकेटेड द रिलीजियस नेशनलिज्म बेस्ड ऑन इस्लाम। ये रिलीजियस नेशनलिज्म की बात करते हैं जो किस पे बेस्ड होना चाहिए, इस्लाम पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। सॉ पैन इस्लामिज्म एज अ सॉल्यूशन फॉर द मुस्लिम यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। पूरे देश दुनिया भर के इस्लाम धर्म को इन्होंने एकजुट माना है, ठीक है। मतलब पूरा जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, वो सब आपस में भाई भाई हैं, उनका कुछ नहीं, मतलब उनकी टेरिटरी से बियॉन्ड उनका एक रिश्ता है, ठीक है। मतलब ये इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, बढ़ावा दिया है। इकबाल के पॉलिटिकल लेगेसी को अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान के लिए जो डिमांड उठी थी इतनी बड़ी, और पाकिस्तान का क्रिएशन के लिए इतना बड़ा हमें एक मैसेक्रे देखने को मिलता है, लोग इतने मारे गए, पार्टीशन देखने को मिला, तो उसका जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन था वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। जिन्ना आए बाद में, जिन्ना तो पीछे ही पड़ गए कि उन्हें पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हर हाल में पाकिस्तान चाहिए। तो ये जो उनकी सोच थी वो कहाँ से आई, वो मोहम्मद इकबाल के इन राइटिंग से आई, ठीक है। एंड इकबाल की पॉलिटिकल लेगेसी की बात भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इनके जो थॉट्स थे वो कंटिन्यू इंस्पायर करते हैं या शेप करते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी को, जो कि साउथ एशियन की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा करते हैं। साउथ एशिया समझ रहे हो ना, ये पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे देशों में क्या है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स लोग भरे पड़े हैं। तो इनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, कैसी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस्ड होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है। ये एक कोर आइडिया या फिर एक कोर बिलीव है किसका, मोहम्मद इकबाल का, जो इनको एक लाइट प्रोवाइड करता है फॉर द फर्दर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में पढ़ने के लिए, और इनसे कभी कभार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कभी आते नहीं है। बुक पूछी जाती है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, ठीक है, ये वाली जो बुक थी वो पूछ ली जाती है, और ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। इनके अगर क्रिटिकल एवेल्यूएशन की अगर हम बात करें तो जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर देखें तो उसमें रिवाइवल होता है इस्लामिक फिलॉसफी की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा एम्फोसाइज करते हैं इंडिविजुअलिटी पे, मोरल स्ट्रेंथ पे, और तीसरा ये ब्रिज क्रिएट करते हैं ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ठीक है। क्रिटिसिज्म देखेंगे तो एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्टैंड कहते हैं कि ये तो ऐसा है, हवाई हवाई फुला मतलब है, धर्म के बेसिस पे कौन सी राजनीति होती है, ये तो रैशनैलिटी के बेसिस पे होती है ना, डेमोक्रेसी के बेसिस पे होती है, धर्म के बेसिस पे राजनीति नहीं हो सकती, ऐसे इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। साथ में कहते हैं ओवर एम्फोसाइज करते हैं रिलीजन का इन पॉलिटिक्स में, मतलब जो धर्म होता है उसको पॉलिटिक्स में इतना नहीं डालना चाहिए जितना कि मोहम्मद इकबाल ने बोला है। और साथ में एक आइडियलिस्टिक व्यू और इस्लामिक यूनिटी का देते हैं कि आप खुद सोचो, इस पूरे दुनिया भर के मुसलमान हैं, वो आपस में कैसे एक हो सकते हैं या फिर आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, भाई नहीं हो सकते। देखो, अगर मैं बात करूँ, सीरिया हो गया, ये इजिप्ट हो गया, इसमें इतना आतंकवाद फैला हुआ है, वहाँ पे रहने वाले लोग भी मुसलमान हैं और जिनको वो मार रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान वाले लोग जब भारत पे हमला करते हैं तो भारत की फौज में जो मुसलमान हैं वो भी तो मारे जाते हैं, तो उनके अंदर कहाँ गया भाईचारा, ठीक है। और ये जो पैन इस्लामिज्म है, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। मतलब मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, और ये चीज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है भी नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में तो लड़ाई ही नहीं होती। अगर ज़्यादातर आप लड़ाई और आतंकवाद देखोगे तो इन सारी कंट्रीज़ में भरा पड़ा है। ये सीरिया होगा, जॉर्डन हो गया, ये लोग आपस में अपने ही लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़ किसी मस्जिद में बॉम्ब गिर जाता है, मारते भी पाकिस्तानी में पाकिस्तान वाले और अपने ही लोगों को मारते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत आ रही हैं। तो ये कहते हैं कि ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, मतलब तुमने तो ये बोल दिया कि सबको आइडियलिस्ट होना चाहिए, सबको अच्छा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप रियलिटी से दूर क्यों भाग रहे हो, आप जो सच में देख रहे हो, जो आंखें देख रही हैं, कान जो सुन रहे हो, उन पे बिलीव करो। ऐसा नहीं है कि आप बस सब ख्वाब देख रहे हो कि कैसे दुनिया होनी चाहिए, यहाँ पे सारे लोग ऐसे होने चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन सारी बातों पे इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोहम्मद इकबाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा पढ़ लेना, समझ लेना। कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, बुक्स इनकी रिवाइज़ करने के लिए थी, तो आई होप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लेना 1-2 लाइन के, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहो बढ़िया मेरी जर्नी में मेरे साथ एंड तक।